नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन पेपर करेंगे, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सन 2018 में जो है फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था। और आप सभी जानते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है, यानी कि जो इसका पेपर होता है, वो सभी ट्रेड के विद्यार्थियों के लिए एक समान होता है। ठीक है। और ये जो हमारा आज का वीडियो, ये हमारा पहला वीडियो हो। इसके अलावा आगे आने वाले जितने भी वीडियो होंगे वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन पेपर पर होंगे। सो ऊपर आई बटन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके जो है आप जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की जो प्लेलिस्ट है उसको सेव कर सकते हैं, जिसमें आपको आने वाले जितनी भी वीडियोज होंगे वो सारे के सारे वीडियो आपको उसमें देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपको टोटल 50 अंक मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के आपको 2 अंक मिलने हैं। और इस पेपर में आपसे जो है टोटल 25 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूज्ड इन प्लेइंग कंप्यूटर गेम, यानी कि कंप्यूटर के अंदर गेम खेलने के लिए किस प्रकार के इनपुट डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो आपकी जॉयस्टिक होती है वो क्या है, एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि माउस की तरह काम करता है। ठीक है। हालांकि इसके अंदर जो जो जॉयस्टिक होती है वो वर्टिकल होती है। तो जॉयस्टिक जो है एक तरह का इनपुट डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल हम गेम खेलने के लिए कंप्यूटर में करते हैं। इसके अलावा जो आपका स्कैनर है वो भी इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी आपका इनपुट डिवाइस है, और जो आपका डिजिटल कैमरा है वो भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। दूसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कैप्चर एंड स्टोर सीनरी व्हेन यू गो टू विजिट अ हिल स्टेशन, यानी कि जब भी आप किसी हिल स्टेशन पर घूमने फिरने के लिए जाते हैं और वहां पर कोई सीनरी देखते हैं तो उसको कैप्चर या फिर स्टोर, ठीक है, तो उसको कैप्चर यानी कि उसका जब आप फोटो लेते हैं और अपने डिवाइस में जो उसकी फोटो को सेव करते हैं सीनरी को, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फोटो खींचना कहते हैं। तो और फोटो हम किसके माध्यम से खींचते हैं, फोटो खींचते हैं हम अपने कैमरा के माध्यम से। तो दिए गए ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन डी है, डिजिटल कैमरा, ठीक है, वो डिजिटल कैमरा होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी पिक्चर को कैप्चर करते हैं और उस सीनरी को जो है अपने डिवाइस के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो आपका सीपीयू है, ये क्या है, ये कंप्यूटर का दिमाग जिसे हम कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। फोटो स्कैनर जो नॉर्मल आपका स्कैनर होता है। ठीक है। इसके अलावा आपका हैंडहेल्ड स्कैनर होता है। हैंडहेल्ड स्कैनर कहाँ यूज होता है, जब भी आप किसी मार्केट में जाते हैं, कहीं शॉपिंग मॉल में जब आप कोई सामान परचेज करते हैं, तो बारकोड स्कैन करने के लिए जो है वहां पर आपके हैंड हेल्ड स्कैनर होते हैं। ठीक है। जो कि एक गन की तरह आपको देखने को मिलते हैं। तीसरा प्रश्न है, अ डैश इज यूज्ड फॉर कैड एंड कैम एप्लीकेशन, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हम कैड और कैम एप्लीकेशन में करते हैं। कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और कैम का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये दोनों क्या आपके कैड और कैम आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जिनका इस्तेमाल जो है जैसे आपने जो आपकी सीएनसी मशीन होती है, जो फिटर्स ट्रेड के जो स्टूडेंट है या फिर कोई और जो टेक्निकल इंजीनियरिंग ट्रेड के स्टूडेंट है, ठीक है, वो इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे कि जो आपकी सीएनसी मशीन होती है उसमें क्या होता है, आप जो है पहले डिजाइन तैयार करते हैं, उसको कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, तो वो वहां पर जो इस तरह की कैड और कैम एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर क्या होता है, जो आप डिजाइन तैयार करते हैं मैनुअली पहले अपने पेपर पर, तो उस डिजाइन को जो है कंप्यूटर में इनपुट किस तरह से दिया जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी हार्ड कॉपी को जो आप तैयार करते हैं हाथ से, उसको अगर आपको कंप्यूटर में इनपुट देना है डिजिटल फॉर्म में, तो वो आप किसके माध्यम से करते हैं, वो करते हैं आप स्कैनर के माध्यम से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्कैनर इज यूज्ड फॉर कैड एंड कैम एप्लीकेशन। ठीक है। तो उसके लिए हम जो है स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो आपका प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से आप हार्ड कॉपी प्रिंट करते हैं आउटपुट में। इसके अलावा आपका जो बारकोड रीड है वो क्या है, वो एक तरह का इनपुट डिवाइस है, और जो प्लॉटर है वो भी क्या है, एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। जो आपकी नंबर प्लेट होती है या फिर अपने मार्केट में जो बैनर देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े जो बैनर बनते हैं, वो सब क्या है, वो सब आपके प्लॉटर के माध्यम से प्रिंट किए जाते हैं। ठीक है। और ये क्या है, एक तरह का आपका आउटपुट डिवाइस है। चौथा प्रश्न है, टू पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस आर, तो इनमें से कौन से दो मुख्य जो पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस मैंने एक तो आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो आपकी जॉयस्टिक है जो इससे आप गेम खेलते हैं, वो आपका एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा जो आपका माउस होता है, आपने देखा होगा माउस के नीचे जो आपको एक रेड कलर का जो है पॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें आपको लाइट, लेजर लाइट की तरह जो है थोड़ी सी लाइट देखने को मिलती है, तो वो क्या है, वो भी एक तरह का जो आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो आपका माउस है और जो आपकी जॉयस्टिक है, ये दोनों के दोनों मोस्ट पॉपुलर जो आपके
पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, कि 8 बिट्स इक्वल टू बाइट्स। तो 8 बिट में जो है कितने बाइट होते हैं? तो आप सभी जानते हैं एक बिट बराबर होता है एक जीरो या फिर एक के, ठीक है, या तो जीरो नंबर या फिर एक नंबर। जो आपका बाइनरी नंबर होता है या तो जीरो होगा या फिर वो एक होगा, तो वो क्या हुआ, एक बिट कहलाता है। इसके बाद है कि 8 बिट किसके बराबर होता है? तो 8 बिट मिलकर के आपका एक बाइट बनाते हैं और 4 बिट मिलकर के जो आपका एक निबल बनाते हैं। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी की 8 बिट जो है बराबर है किसके, एक बाइट के। छठा प्रश्न है एक्सटर्नल मेमोरी और डैश इज ए फॉर्म ऑफ परमानेंट स्टोरेज। तो एक्सटर्नल यानी कि बाहरी मेमोरी और कौन सी मेमोरी ऐसी होती है जिसे हम परमानेंट स्टोरेज कहते हैं, यानी कि जो परमानेंट कंप्यूटर में जो है स्टोर होती है जो मेमोरी। तो एक तो होती है आपकी एक्सटर्नल, दूसरी होती है जिसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं जो कि बाहरी मेमोरी होती है जिसके अंदर परमानेंट डेटा स्टोर होता है। दूसरी होती है जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है, जिसे हम द्वितीय मेमोरी कहते हैं, जैसे कि जो आपकी हार्ड डिस्क है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी के स्टोरेज में आती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी जो आपकी परमानेंट स्टोरेज मेमोरी कहलाती है। इसके अलावा जो आपकी रैम है, प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि रैम की फुल फॉर्म है, ठीक है, ऑप्शन बी है प्राइमरी मेमोरी है और ऑप्शन सी है इंटरनल मेमोरी। ये तीनों की तीनों जो आपकी प्राइमरी मेमोरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी में आती हैं और आपकी रैम की तरह काम करती हैं, ठीक है। सातवां प्रश्न है GUI स्टैंड फॉर। तो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है, जो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी फंक्शन आप देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे आपको विजुअल पिक्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है, आप उन पर डायरेक्ट जाकर के जो है क्लिक करते हैं। इसके अलावा जो आपका एंड्रॉइड मोबाइल है उस वो भी क्या हुआ आपका GUI जो है इंटरफेस पर आधारित है। क्योंकि उसके अंदर जो है आपको जो कमांड टाइप करके कोई भी फंक्शन काम करना नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए आपको सेटिंग ओपन करनी है तो आप जो है सेटिंग टाइप नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट जो है सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके उस फंक्शन को यूज करेंगे। तो GUI क्या होता है कि ग्राफिकल, ठीक है, आपको पिक्चरें दिखाई देती हैं और उन पिक्चर्स पर क्लिक करके आइकन पर क्लिक करके आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है इस्तेमाल करते हैं। आठवां प्रश्न है टू मूव फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर यूज डैश ऑप्शन, यानी कि किसी भी फाइल या किसी फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उसकी लोकेशन को बदलने के लिए हम किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी फाइल को या किसी भी फोल्डर को अगर आपको मूव करना है तो मूव का जो ऑप्शन होता है वो आपके मोबाइल में भी होता है, मेमोरी के अंदर, फाइल मैनेजर के अंदर। इसके अलावा आपके जो कंप्यूटर होता है उसमें तो होता ही है, ठीक है। तो मूव क्या करता है, किसी भी फाइल को जो एक स्थान से उठाता है और दूसरे स्थान पर जाकर के उसको रख देता है। तो इसके लिए हम जो है किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो इसके लिए कंप्यूटर के अंदर हम, ठीक है, पहले करते हैं उस फाइल को कट, उसके बाद कर देते हैं उसको पेस्ट जहां पर भी हमें उसको मूव करना होता है, ठीक है। और कट करने की शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+X। इसके अलावा पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+V, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पहले हम उस फाइल को कट करेंगे उसके बाद उसको पेस्ट करेंगे जिससे वो फाइल एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव हो जाएगी, उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। नौवां प्रश्न है डैश इज ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल कमांड्स, यानी कि कौन सी, ठीक है, एक लिस्ट होती है जिसमें कमांड्स होती हैं। तो मान लीजिए आप जो अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करने पर सबसे पहले जो आपको स्क्रीन दिखाई देती है वो होती है आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन, ठीक है। तो वहां पर जब भी आप जो अपने माउस के माध्यम से राइट क्लिक करते हैं तो आपको एक पॉपअप मेन्यू, छोटी सी मेन्यू देखने को मिलती है। तो उस मेन्यू में आपको क्या देखने को, उसमें आपको जो बहुत सारी कमांड ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि न्यू फोल्डर के लिए, रिफ्रेश के लिए, ठीक है, या फिर शॉर्ट बाय के लिए। तो इस तरह के जो आपको जो अलग अलग कमांड मिलती हैं और वो कमांड किस तरह से होती है, लिस्ट में होती हैं। तो इसने पूछा है कि डैश इज अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल कमांड, यानी कि जो कमांड है उनकी जो लिस्ट होती है, कमांड की लिस्ट, ठीक है, एक लिस्ट में जो कमांड लिखी हुई है, ठीक है, आपको भाई कट करना है, कॉपी करना है किसी फाइल को, ठीक है, रिफ्रेश करना है, तो वहां पे जो अलग अलग ऑप्शन कमांड लिखी हुई है, फंक्शन लिखे हुए हैं, तो उनकी जो लिस्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उस लिस्ट को हम मेन्यू बोलते हैं, ठीक है, कि मेन्यू के अंदर जो है कौन कौन से फंक्शन है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसके अलावा आइकन कौन से होते हैं, तो डेस्कटॉप पर जितने भी फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो आपको पिक्चर दिखाई देती है, ठीक है, जैसे सेटिंग की पिक्चर है, आपके क्रोम ब्राउजर की पिक्चर है, तो उस पर क्लिक करते हैं तो वो क्या है, वो पिक्चर आपका आइकन कहलाती है, ठीक है। 10वां प्रश्न है डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेंटेशन आर डैश, यानी कि एमएस वर्ड के अंदर आपसे यहाँ पर इंडेंटेशन पूछी गई है। तो एमएस वर्ड के अंदर कितने तरह के इंडेंट होते हैं, तो आपने अभी तक जो है केवल 2 तरह के इंडेंट वहां पर सुने होंगे, लेफ्ट और राइट। इसके अलावा वहां पर केवल और 2 तरह के और भी होते हैं, यानी कि टोटल 4 तरह के इंडेंटेशन आपको एमएस वर्ड के अंदर देखने को
मिलते हैं कौन कौन से। पहला होता है आपका लेफ्ट राइट, ये तो आप जानते हैं। तीसरा होता है आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है। और चौथा होता है आपका हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, लेफ्ट, फर्स्ट लाइन, राइट और एक और होता है आपका हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर आपका सही। टोटल 4 तरह के इंडेंटेशन हमें एमएस वर्ड में मिलते हैं। 11वां प्रश्न है बिफोर फाइनल प्रिंट आउट इज टेकन, यानी कि फाइनल प्रिंट आउट लेने से पहले यू कैन सी द डैश ऑफ द वर्कशीट टू सी हाउ इट वुड अपीयर इन द प्रिंट आउट, यानी कि प्रिंट आउट लेने से पहले, फाइनल प्रिंट आउट लेने से पहले जो आपकी वर्कशीट होती है, जो आप एक्सेल के अंदर जो फाइल तैयार करते हैं वर्कशीट, ठीक है, उसको आपको देखना होता है कि कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, सॉफ्टवेयर कॉपी के रूप में, कि प्रिंट होने के बाद आपकी जो वर्कशीट है वो पेपर पर किस तरह की दिखाई देगी, तो वो आप किस तरह से देख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इजी ऑप्शन होता है वो होता है आपका प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में हम जाकर के देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल है, चाहे हम एमएस वर्ड के अंदर कोई फाइल तैयार करें या फिर पावर पॉइंट के अंदर या फिर कहीं पर भी एक्सेल के अंदर अगर कोई फाइल तैयार करते हैं, वर्कशीट तैयार करते हैं, तो उसको जो है हम, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू में जाकर के देख सकते हैं कि प्रिंट होने के बाद वह फाइल जो है किस तरह से हमारी पेपर पर प्रिंट होकर के आएगी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रिंट प्रीव्यू में हम ये सब देख सकते हैं। अगला प्रश्न है ब्रॉडबैंड रेफर्स टू, यानी कि ब्रॉडबैंड का मतलब क्या होता है। ब्रॉडबैंड का मतलब होता है स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर, यानी कि अगर आप ब्रॉडबैंड का यूज कर रहे हैं तो उस समय आपकी इंटरनेट की जो स्पीड हो वो काफी बढ़ जाती है। तो स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बीसीसी ऑप्शन इज यूज टू सेंड ए कॉपी ऑफ ईमेल टू डैश, यानी कि जब भी आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो वहां पर आपको 3 तरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका टू, जिसमें आप सामने वाले का ईमेल लिखते हैं। दूसरा होता है आपका सीसी, जिसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। और तीसरा ऑप्शन होता है आपका बीसीसी, जिसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहां पर पूछा गया है कि बीसीसी जो ऑप्शन होता है ईमेल के अंदर, उसका क्या यूज होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सेवरल पीपल विदाउट लेटिंग द अदर रिसिपिएंट नो। तो ये जो ऑप्शन है इसका इस्तेमाल क्यों होता है, जब भी आप बहुत सारे लोगों को ईमेल भेजते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब अगर आप सभी लोगों की ईमेल टू में लिख देते हैं, तो मान लीजिए मेरे पास ईमेल आया तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने किन किन और लोगों को भी ये ईमेल भेजा है। लेकिन अगर आप मेरी ईमेल आईडी, ठीक है, बीसीसी में लिखेंगे, फिर बीसीसी में जितने भी लोगों की ईमेल आईडी लिखेंगे, तो जिन लोगों के पास वो मेल जाएगा ना, तो सामने वाले लोगों को, जो रिसिपिएंट है, उनको नहीं पता चलेगा कि उनके सिवा आपने उस ईमेल को अन्य कितने लोगों को भेजा है। तो इसीलिए इसे जो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद ए एन दी और दिस। तो दिए गए खालिस्तान में हमें जो है इन चारों में से ए एन दी और दिस में से कोई एक जो सही ऑप्शन चूज करना है। तो सेंटेंस है डैश एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर, यानी कि एक एरोप्लेन है जो कि हवा में उड़ता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपके वावल होते हैं ए ई आई ओ यू, उनका इस्तेमाल उन सभी शब्दों से, उन सभी वर्ड से पहले किया जाता है जिनको बोलते समय वावल की ध्वनि आती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एरोप्लेन जो है, इसमें जो है वावल की ध्वनि आ रही है। तो इससे पहले हम जो है किसका इस्तेमाल करेंगे, इससे पहले हम इस्तेमाल करेंगे एन का, ठीक है। तो जो आपका एन होता है उसका इस्तेमाल जो है हम उन सभी शब्दों से पहले करते हैं जिनको बोलते समय वावल की ध्वनि आती है। 15वां प्रश्न है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड, यानी कि शब्दों का एक समूह है जो कि एक सेंस बना रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस वो नहीं बना पा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसे हम फ्रेज बोलते हैं। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट आंसर इन रिस्पॉन्स टू द मेंशन क्वेश्चन। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हेन विल यू सी द मूवी, तो आप जो मूवी कब देखेंगे। तो यहाँ पर विल का यूज किया गया है, तो आने वाले टाइम में यानी कि फ्यूचर की बात पूछी गई है। तो जवाब में आप सही उत्तर किस तरह से देंगे, तो जवाब में भी जो आप उत्तर देंगे वो भी आप जो है फ्यूचर में देंगे कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में मैं मूवी उस समय पर देखूंगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एट 3:15 PM टुमारो, यानी कि कल दोपहर 3 बजे, यानी कि 3:15 कर, ठीक है, PM के टाइम पर जो है मैं ये मूवी देखूंगा। टुमारो यानी कि आने वाला कल, और यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, यानी कि कल वाला जो दिन था वो यस्टरडे, और आने वाला नेक्स्ट हम जो अगला दिन है, कल जो दिन आएगा वो आपका टुमारो होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ए। 17वां प्रश्न है वी शुड डैश ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, यानी कि जब भी हम वार्तालाप करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं नॉट लिसन द स्पीकर केयरफुली गलत है, इंटरफेस टू द स्पीकर गलत है,
ऑप्शन सी है लिसन टू द स्पीकर केयरफुली। ये जो बात है ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है। लिसन टू द स्पीकर केयरफुली यानी कि जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, उसे हमें केयरफुली ध्यान से सुनना चाहिए, उसकी बातों को सुनना चाहिए। तो ये हमें जो है कम्युनिकेशन वार्तालाप के समय करना चाहिए। 18वां प्रश्न है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो आपको यहाँ पर सही प्रीपोजिशन जो है चूज करनी है। सेंटेंस दिया गया है द यंग जेंटलमैन इज एंगेज्ड डैश मिस ब्राउन, यानी कि जो यंग जेंटलमैन है वो एंगेज्ड है किसके साथ में, मिस ब्राउन के साथ में। तो के साथ का इंग्लिश में क्या मतलब होता है, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी विद का हिंदी में मतलब होता है किसी चीज के साथ में। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी द यंग जेंटलमैन इज एंगेज्ड विद मिस ब्राउन। ठीक है। 19वां प्रश्न है विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्डिनल नंबर। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक कार्डिनल नंबर नहीं है। तो नंबर आपके केवल दो तरह के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो यहाँ पर पूछा गया कि कार्डिनल नहीं है, अगर वो कार्डिनल नहीं है तो वो कौन सा है, वो आपका एक जो है ऑर्डिनल नंबर है। तो ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, जिनसे किसी वस्तु के क्रम का पता चले। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी रैंक क्या है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो आप बोलेंगे मैं 6th क्लास में पढ़ता हूं। तो आपकी जो स्टडी यानी कि आपकी जो आपका क्वालिफिकेशन उसका क्रम क्या है कि आप 6th स्टैंडर्ड यानी कि 6ठी क्लास में पढ़ते तो मुझे आपका क्रम पता चल गया। या मैं आपसे पूछता हूं कि आपका रोल नंबर क्या है, तो आप बताएंगे कि मेरा रोल नंबर है 14th, यानी कि मेरा नंबर है, रोल नंबर जो है 13 है, 12 है, 14 है, कुछ भी है। ठीक है। तो जिससे मुझे आपका क्रम पता चलता है। तो जिन नंबर के लास्ट में आपको टीएच, ठीक है, टीएच देखने को मिल जाए वो आपके ऑर्डिनल नंबर होते हैं, वहां पर आपका क्रम पता चलता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी जो 18th है वो क्या है, आपका एक ऑर्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर नहीं है। इसके अलावा आपका 9, 56 और 20 ये तीनों आपके कार्डिनल नंबर है। 20वां प्रश्न है विच इज ए साइलेंट लेटर इन द वर्ड साइकोलॉजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक जो वर्ड दिया गया है साइकोलॉजी। ठीक है। तो साइकोलॉजी को बोलते समय कौन सा लेटर साइलेंट रहता है, तो कौन सा अल्फाबेट ऐसा है जिसकी ध्वनि नहीं आती है जब हम साइकोलॉजी को बोलते हैं। तो आपने देखा कि जो स्टार्टिंग में पी है लेकिन पी की ध्वनि नहीं आई है, एस से यानी कि से स्टार्ट हो रहा है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है। PSYCHOLOGY का मतलब होता है साइकोलॉजी, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। पी की ध्वनि यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। 21वां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब। तो इस सेंटेंस में सही फ्यूचर टेंस वर्ब का हमें इस्तेमाल करना है। तो फ्यूचर टेंस वर्ब का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो फ्यूचर के लिए आप सब जानते हैं कि विल जो है उसमें जरूर होगा विल या फिर शैल। ठीक है। तो सेंटेंस है ही डैश फॉर यू एट द स्टेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं हैज जो कि फ्यूचर नहीं है, आर वेटिंग जो कि फ्यूचर नहीं है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हैड वेट भी नहीं है। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है, उसमें आपका विल, ठीक है, विल जो हेल्पिंग वर्ब है वहां पर देखने को मिली है। तो ही विल वेट फॉर यू एट द स्टेशन। ठीक है, वह स्टेशन पर आपके लिए वेट करेगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी विल जो है वो आपका फ्यूचर टेंस में आता है, फ्यूचर टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब है। तो क्वेश्चन बड़ा ही इजी था। ठीक है। 22वां प्रश्न है द की ऑफ सक्सेस इज। सफलता की जो चाबी होती है वो क्या होती है, सफलता की चाबी के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं कमिटमेंट, हमें हमारे अंदर कमिटमेंट होनी चाहिए कि हमें जो भी डिसाइड करते हैं वो हम जरूर पूरा करें। ऑप्शन बी डिसिप्लिन, हमें जो है डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ठीक है। हमारे जीवन का जो है टाइम टेबल बना के रखना चाहिए कि हम निश्चित समय पर ये काम करेंगे, हर रोज जो है ये काम जरूर करेंगे। ऑप्शन सी हार्डवर्क, हमें मेहनती भी होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। की ऑफ सक्सेस यानी कि सफलता की जो कुंजी है, सफलता की जो चाबी है, ये तीनों चीजों में शामिल होती है। 23वां प्रश्न है अ नॉर्मल पर्सन कैन स्पीक्स डैश वर्ड्स पर मिनट। यानी कि एक जो साधारण व्यक्ति होता है वो 1 मिनट के अंदर टोटल कितने वर्ड्स बोल सकता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक जो साधारण व्यक्ति होता है वो 1 मिनट के अंदर 125 से लेकर के 150 वर्ड्स तक बोल सकता है। 24वां प्रश्न है सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्लेंड इज डैश। यानी कि हमें जो यहाँ पर आपका एक देख सकते हैं ब्लेंड वर्ड दिया गया है, तो इस ब्लेंड वर्ड का सिनोनिम यानी कि इसका समानार्थी हमें यहाँ पर आपको देखने को ऑप्शन में से बताना है। तो सही उत्तर कौन सा होगा, तो ऑप्शन दिए गए हैं मिक्स, अवार्ड, डेयरिंग और प्रपोजल। तो ब्लेंड का मतलब क्या होता है, ब्लेंड आपने वर्ड कहां पर सुना है, आपका जो मिक्सर ग्राइंडर होता है तो वहां पर आपको ब्लेंड शब्द देखने को मिलता है। ठीक है। एक ब्लेंडर होता है वो आपके जो है एक हैंड टूल की तरह काम करता है। ठीक है। तो ब्लेंडर क्या करता है, आपके एक तरह का जूस बनाने के ही काम आता है। तो ब्लेंड का मतलब होता है
किसी चीज को मिक्स करना। तो यहाँ पर इसका आप देख सकते हैं जो ऑप्शन ए है वहां पर लिखा हुआ मिक्स, तो वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, ब्लेंड का मतलब होता है किसी चीज को मिक्स करना, और ब्लेंडर जो आपके जूसर मिक्सर ग्राइंडर होते हैं, जो आप जूस बनाने की जो मशीन होती है, इस तरह का एक टूल होता है, एक तरह का गैजेट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है जिसे हम ब्लेंडर बोलते हैं। तो वहीं से यहाँ पर आप देख अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लेंड का मतलब ब्लेंडर है, और ब्लेंडर क्या करता है, चीजों को मिक्स करता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्लेंड का समानार्थी मिक्स है। 25वां प्रश्न है, इडियम्स प्रोवाइड डैश इन कम्युनिकेशन। इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। ठीक है, हिंदी में जो आपके मुहावरे होते हैं, जैसे हम बोलते हैं अंधे की लकड़ी, ठीक है, एकमात्र सारा, तो ये सब क्या है, आपके मुहावरे होते हैं। तो इडियम्स, जब हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो इडियम्स जो मुहावरे होते हैं वो क्या करते हैं। तो मान लीजिए आप किसी से बातचीत कर रहे हो, तो उस समय आप जो है मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर मुहावरों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो सामने वाले को अगर उस मुहावरे का अर्थ नहीं मालूम है, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो मान लीजिए आप सामने वाले को बोल देते हो अंधे की लकड़ी, तो अगर सामने वाले ने कभी पढ़ा ही नहीं है कि अंधे की लकड़ी का मतलब क्या होता है, तो उसे तो आपका जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इससे क्या होगा, आपके जब बातचीत करते हैं तो उसमें बाधाएं आ रही हैं। तो बाधाएं जो वर्ड है उसका इंग्लिश में मतलब होता है बैरियर। ठीक है, जब किसी टोल प्लाजा पर जाते हैं, टोल पर जाते हैं, तो वहां पर आपको जो सामने गाड़ी के सामने जितनी भी चीजें रखने को देखने को मिलती हैं, गाड़ी रोकने के लिए जो चीजें रखते हैं पुलिस वाले जो नाका लगाते हैं, वो सब आपके बैरियर कहलाते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, कम्युनिकेशन के दौरान अगर आप ईडीएम्स मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब कम्युनिकेशन वार्तालाप के दौरान जो है बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसे हम बैरियर कहते हैं। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।